नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बोलो हो गया में। इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, मध्यकालीन इतिहास के दोस्तों गुलाम वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि दोस्तों आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स बार बार लगातार पूछे गए हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है शिफ्ट 2 का। ऐसे ही दोस्तों हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब की दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों करने वाले हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, युद्ध कॉम्पिटिशन टाइम्स अगर आप किताब पढ़ने बैठे तो एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है, मतलब बहुत समय लग जाएगा। और इतना बड़ा सिलेबस में आपको क्या क्या याद रखना बहुत तकलीफ होगी। इसलिए मैंने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिलेक्ट करके जो इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको मैं लाया हूँ। तो अगर आप ग्रुप डी निकालना चाहते हैं, अगर आप एनटीपीसी निकालना चाहते हैं, अगर आप सिलेक्शन लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो देखिए दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, आप इस सीरीज को खत्म कीजिए। इससे पहले वाले वीडियोस में दोस्तों हमने भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। तो देखिए दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद यानी कि मीन मकाला किस भाषा में लिखी थी? तो कौन सी भाषा में दोस्तों? अरबी भाषा में। किस भाषा में लिखी थी? अरबी भाषा में लिखी थी। अल बरूनी किताब जो थी किताब उल हिंद। अब इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, अब नीचे देखिए, लिखा है किताब उल हिंद ग्रंथ के लेखक अल बरूनी है। यह भाषा में यह अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक 11वीं शताब्दी की भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जानकारी। अगर बात करेंगे इस किताब में किसके बारे में बताया गया है, तो भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अल बरूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा था। अगर कहा जाए कि वो कौन सा ऐसा पहला मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा था, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अल बरूनी ही होगा। एवं गीता पुराणों का अध्ययन किया। अल बरूनी गीता से बहुत प्रभावित था। मतलब ये पहला एक ऐसा मुस्लिम था जो गीता से भी बहुत ज्यादा क्या था? प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किताब उल हिंद। देखिए, किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है। किसने लिखा था? अल बरूनी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा अल बरूनी था, ये उज्बेकिस्तान का ही था और ये 11वीं शताब्दी में आकर इसने किताब उल हिंद नाम की किताब लिखी थी, जिसे भारत के आर्थिक, सामाजिक के बारे में बताई गई थी। देखिए, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इससे पहले भी एनटीपीसी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। पुस्तक तहकीक मा लील हिंद, ठीक है, तहकीक मा लील हिंद किसने लिखी थी? तो इसके लेखक भी कौन है? आपके अल बरूनी है। कौन है? अल बरूनी। आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है 2021 का। ठीक है, अब इसके बारे में समझेंगे। अल बरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। इनका जन्म खीवा खीवा यानी कि ख्वारिज्म में सन 973 ईस्वी में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह पहला मुस्लिम लेखक था जिसने भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक अध्ययन किया। अल बरूनी ने खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित, साहित्य आदि विषयों पर किताबें लिखी। इन्होंने तहकीक मा लिल हिंद और किताब उल हिंद पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी की क्या की थी? शुरुआत की थी। ठीक है ना, स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे जिसे इक्तादारी क्या कहते हैं? इक्तादारी कहा गया। मतलब इक्तादारी एक सिस्टम था जिसमें भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार था। तो अगर बात की जाए इक्तादारी क्या था, तो ये भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, इसे इक्तादारी सिस्टम कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलते दौरान हुई थी? चौगान यानी देखिए दोस्तों पोलो। पोलो आप समझिए दोस्तों, एक खेल होता है जिसमें हाथी पे बैठकर और डंडे से मतलब एक आपके समझ लीजिए कि हथौड़े टाइप का होता है लकड़ी का, उससे बॉल को मारा जाता है, गोल में घुसा दिया जाता है। ठीक है, तो मृत्यु किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश के संस्थापक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये चौगान यानी पोलो खेलते समय इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में, कहा? लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का दास था। ठीक है ना, इसको और ऊपर समझेंगे। देखिए, ऐबक ने उत्तर भारत में पहली बार
मस्जिद बनवाई थी, ठीक है ना, पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है ना। भारत की जो पहली अगर मस्जिद की बात की जाए तो कौन थी, कुव्वत उल इस्लाम थी, का निर्माण दिल्ली में करवाया था, जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनवाई गई। अब देखिए ये जो मस्जिद थी ये विष्णु मंदिर के स्थान पर क्या की बनवाई गई, ठीक है ना। अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा, मतलब संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया गया था, और विष्णु मंदिर को तोड़वाकर क्या किया गया, कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना की गई, ठीक है, का निर्माण करवाया तथा सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया, ठीक है ना। अब कुतुब मीनार किसके याद में कराया गया, तो संत कुतुबुद्दीन बख्तियार जो इनके संत थे उनके याद में क्या किया गया, कुतुब मीनार का निर्माण करवाएगा। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श, देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, कुतुबुद्दीन को क्या कहा जाए, लाख बख्श, यानी कि लाखों का दान करने वाला कुरान खान। कुरान खान भी इसलिए कर, देखिए इसको कुरान खान इसलिए कहते हैं ना, इसको कुरान खान भी कहते थे। कुरान कैसे, उसने कुरान को ना पूरा कंठस्थ याद कर लिया था, इसलिए इसको कुरान खान भी कहते हैं। सरीले स्वर में कुरान पढ़ने के कारण कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी, तो जो सिजदा प्रणाली है इसको शुरू की थी गियास उद्दीन बलबन ने, ठीक है ना। सिजदा एवं पाबोश, सिजदा एवं पाबोश कहेंगे, ठीक है ना, इसकी शुरुआत किसने की थी, गियास उद्दीन बलबन ने की थी। सिजदा और पैबोश प्रथा गियास उद्दीन बलबन ने शुरू किया। सिजदा का अर्थ झुक कर सुल्तान के चरणों में सलाम करना, तथा पैबोश का अर्थ है सुल्तान के पैरों को चूमना। मतलब इसके अनुसार से अगर वो सुल्तान है कोई भी, तो उसके जो सेवक है या कोई भी है वो पहले तो झुकेंगे, सिजदा करेंगे, और फिर उसके पैरों को क्या करेंगे, चूमेंगे, मतलब इसको पैबो, तो सिजदा एवं पाबोश, ठीक है ना, पैबोश कहते हैं, सिजदा एवं पैबोश किया जाता था। इन अमानवीय प्रथाओं को मुगल बादशाह अकबर ने समाप्त किया, ठीक है, मतलब ये बाबर हुमायूं तक तो चलता था, इसको समाप्त किसने किया, अकबर ने किया था, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने की थी, सिजदा एवं पैबोश की तो गियासुद्दीन बलबन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने नायरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी। अब देखिए नायरोज एक क्या थी, एक फारसी त्योहार था, इसकी शुरुआत किया था गियासुद्दीन बलबन ने ही किया था। गियासुद्दीन बलबन ने नायरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की, जिसे फारसी में नया साल, फारसी में नया साल भी कहा जाता है, और मुख्यतः ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। यह मूलतः प्रकृति प्रेम का उत्सव है, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है, कट गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सल्तनत का सही क्रम क्या है। अब देखिए, अब जो ये सल्तनत जो डायनेस्टी चलती आ रही थी मध्यकालीन में, तो देखिए सबसे पहले क्या आया, गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद क्या आया, खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद क्या आया, तुगलक वंश, और तुगलक वंश के बाद आखिरी क्या आया, लोदी वंश, ठीक है ना। इसी में जो इब्राहिम लोदी रहते हैं, जो आपके आखिरी लोदी वंश के राजा रहते हैं, इसको पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई में 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा हराया जाता है, तब पानीपत की पहली लड़ाई होती है, और फिर जब इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं तब बाबर क्या हो जाते हैं, बाबर मुगल वंश का संस्थापक बनता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान की बेटी थी, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। अब इल्तुतमिश कौन था, कि कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश, और इसकी बेटी कौन थी, रजिया सुल्तान थी। देखिए रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, वह 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी, मतलब ये प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम शासिका थी कौन, रजिया सुल्तान। पर्दा प्रथा को त्याग कर रजिया पुरुषों की तरह कुबा, कोट एवं कुल्हा, मतलब टोपी पहनकर राज दरबार में जाने लगी। शासिका बनने पर उसने उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि उम्दत उल निस्वा की स्थापना किसने की थी, ये जो उपाधि है इसको धारण किसने किया था सबसे पहली बार, तो रजिया सुल्तान ने किया था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, और इसने पहली बार अपने पर्दा प्रथा को त्याग कर ये पुरुषों के भांति राज दरबार में जाने लगी, ठीक है, और ये प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी, तो देखिए वही बात है, दास राजवंश, यानी कि गुलाम वंश, ठीक है ना, वही आपका गुलाम वंश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सेम रिपीट हो गया, चलिए
कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया डैश राजवंश से संबंधित थे, तो कौन से दोस्तों आपके ए मामलुक, ठीक है ना, मामलुक, ठीक है ना, मामलुक राजवंश से क्या थे, संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की, तो देखिए बी आपका 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास राजवंश गुलाम वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है, तो देखिए रानी पद्मावती का संबंध जो था वो चित्तौड़गढ़, आपने पद्मावत एक मूवी देखी होगी, ठीक है ना, दीपिका पादुकोण है आपके, फिर से उनके जो पति हैं दीपिका पादुकोण के, क्या तो नाम है उनका, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर की फिल्म होगी, तो उसमें चित्तौड़गढ़ किसकी बात जिक्र की गई, चित्तौड़गढ़। तो रानी पद्मावती कहाँ की थी, चित्तौड़गढ़ की थी। रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। यह चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया तब वहां के शासक राजा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन ने 7 माह तक युद्धरत होने के पश्चात रतन सिंह ने पराजय स्वीकार कर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे अलाउद्दीन ने बंदी बना लिया। अलाउद्दीन का किले पर अधिकार हो गया और रानी पद्मावती ने अनेक स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। यानी समझिए दोस्तों, यानी कि जब अलाउद्दीन ने रतन सिंह को हरा दिया तब रानी पद्मावती ने कई सारी स्त्रियों के साथ आग में कूदकर, जिंदा आग में कूदकर क्या होगी, जान दे दी थी, ताकि वो अलाउद्दीन खिलजी से के हाथों में ना आए। इसलिए उन्होंने क्या किया था, अपनी जान दे दी थी आग में कूदकर कई सारी स्त्रियों के साथ जो उनकी दासियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लिया गया था, तो ए लघु उद्योगों पर कर। देखिए ये एक प्रकार का कर था जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में नहीं लिया गया था, ठीक है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान था जिसने भू राजस्व तथा सैन्य क्षेत्र में बहुआयामी सुधार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने वास्तविक उपज के आधार पर लगान की राशि निश्चित की। जैसे देखिए अब होता क्या था कि पहले की जो राजा थे वो अपना अनाज पे टैक्स वो कम नहीं करते थे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 5 किलो टैक्स देना है अनाज, तो भले से आपका 10 किलो हो, चाहे 12 किलो हो, चाहे आपका 6 ही किलो क्यों ना हो, आपको 5 किलो देना पड़ेगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, वास्तविक उपज, ठीक है ना, वास्तविक उपज के आधार पर लगान, यानी जैसे देखिए उन्होंने क्या किया कि आप एक आधार पे रखा कि तुम्हारा कितना भी हो रहा है तुम उसका इतना भाग हमको दोगे, यानी कि राजस्व दर की उपज का आधा, कितना भाग, आधा भाग कर दिया। जैसे अब भले से तुम्हारा 10 किलो तो 5 किलो दोगे, 12 किलो तो 6 किलो, और मान लो तुम्हारे पास खुद 5 किलो अनाज हुआ है तो तुम क्या करोगे, 2.5 किलो ही अनाज दोगे, ठीक है। तो इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए। पहला चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, तथा गढ़ी कर जो घरों, आवास एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था, तो खिलजी वंश का प्रथम शासन कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में 2 बार रिपीट हुआ है, कितना बार, 2 बार। तो अब बताइए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। और सिर्फ यही नहीं हुआ, इसके पीछे भी जितने क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्य अभिषेक किलोखड़ी महल करवाया। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया तथा दक्षिण भारत में विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था। देखिए मलिक काफूर को किसने भेजा था, इसी ने भेजा था, ठीक है ना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राज्य को पराजित किया था, तो बी लक्ष्मण सेन, बंगाल का एक राज्य था जिसने इसको पराजित किया था। 13वीं सदी में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन, ठीक है ना, को पराजित किया था। लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक और एकीकृत बंगाल के आखिरी हिंदू प्रशासक थे। उनकी राजधानी नादिया थी।
बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के विजित क्षेत्रों को जीतकर एवं प्रांत के रूप में संगठित किया तथा लखनौती को राजधानी के रूप में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश, ठीक है, सो इसको थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए ध्यान दीजिए, क्या है, डैश के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। तो देखिए बी, मोहम्मद तुगलक, ठीक है ना। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद किसके काल में, मोहम्मद तुगलक के काल में, दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली के जहांपनाह नगर में स्थित है। इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। मोहम्मद तुगलक ने लगभग 1350 ईस्वी के इसका निर्माण कराया था। जहांपनाह को दिल्ली के 7 नगरों में से चौथा नगर कहा जाता है, जिसे मंगोलों के लगातार हो रहे आक्रमण से बचाने के लिए बनवाया गया था। जहांपनाह नगर की सीमा पित्तौरागढ़ की सीरी दोनों नगरों के परकोटों को मिलाकर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जूम कर लेते हैं, देखिए ये भी जूम नहीं हुआ है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्रुप डी एनटीपीसी सब में रिपीट किया गया है, ध्यान दीजिए। एक प्रसिद्ध यात्री इबन बटूटा, इबन बटूटा का मूल निवासी कहाँ का मूल निवासी था, देखिए ए, मोरक्को का। इबन बटूटा कहाँ का, मतलब मोरक्को का निवासी था, जो कि भारत आया था। इबन बटूटा एक अफ्रीकी यात्री, विद्वान तथा लेखक था। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को के संदेश के प्रसिद्ध नगर तंजियार में 24 से 1304 में को इसका जन्म हुआ था। इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इबन बटूता था, जिसने लगभग 75,000 मील की यात्रा तय की थी। अपनी यात्रा के दौरान यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने उसका स्वागत किया तथा दिल्ली का काजी नियुक्त किया। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक, अब देखिए रेहला पुस्तक किसने की थी, इबन बटूता ने की थी। इस समय घटनाओं का वर्णन है। वर्ष 1342 में इबन बटूता के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तोगुन तैमूर के दरबार में गया, ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इबन बटूता किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी, तो देखिए मोरक्को। देखिए तो नीचे करें, देखिए काकतीय राजवंश का अंत निम्न में किसके द्वारा किया गया था, तो डी, दिल्ली सल्तनत के द्वारा, ठीक है ना। काकतीय राजवंश को खत्म करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश की दिल्ली सल्तनत की कई हमलों का सामना करना पड़ा और अंत में 1323 ईस्वी में समाप्त हो गया, जब गयासुद्दीन तुगलक ने काकतीय साम्राज्य की राजधानी वारंगल पर कब्जा कर लिया। उल्लेखनीय है कि काकतीय राज्य उत्कर्ष 12वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान हुआ। चालुक्य वंश के पतन के बाद चोल द्वितीय एवं रुद्र प्रथम ने इस राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इबन बटूता किस काल में भारत आया था, तो देखिए ए, दिल्ली सल्तनत के काल में आया था। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक, ठीक है ना, चलिए इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ध्यान दीजिए। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, एक लेखक कौन है, तो बी, गिरीश कर्नाड, ठीक है ना। तुगलक तो प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक है, इसका कौन किया था, तो गिरीश कर्नाड ने किया था, भाषाओं में मंचन किया था, कई सारे भाषाओं में। तुगलक गिरीश कर्नाड द्वारा निम्नलिखित 1964 का भारतीय कन्नड़ भाषा का नाटक है। 13 दृश्यों का यह नाटक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर आधारित है। नाटक में नायक तुगलक को महान विचारों एवं भव्य दृष्टि के रूप में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, तो सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने एवं चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी की शुरुआत किसने की थी सबसे पहले, तो बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी सोने चांदी के जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर को किसने बसाया था, तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी, किसने बसाया था, सिकंदर लोदी ने बसाया था। डैश लोदी वंश का संस्थापक था, तो सी, बहलोल लोदी। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोदी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डैश द्वारा मारा गया था, तो देखिए मैंने को पहले शुरू में ही कह दिया था, बाबर के द्वारा, ठीक है ना। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, उसमें इब्राहिम लोदी को पराजय किया था बाबर ने, और फिर मुगल वंश की स्थापना हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाला पहला मस्जिद था? तो देखिए अभी शुरुआत में ही मैंने बताया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि कुतुबउद्दीन ऐबक ने विष्णु मंदिर की जगह बनवाई थी। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है, निर्मित कराया था? तो देखिए आपका कुतुबउद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो देखिए बी, अजमेर में। कहाँ? अजमेर में स्थित है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको जूम कर लेते हैं एक बार अच्छे से। देखिए भारत इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों के दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो बी, दिल्ली सल्तनत। अब देखिए ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबउद्दीन ऐबक ने बनवाया, कहाँ? अजमेर में। कुतुब मीनार कुतुबउद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश दोनों ने मिलकर बनाया, जो कि दिल्ली में है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में। सीरी का किला 1000 स्तंभों वाला महल अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया ने का दरगाह किसने बनाया था? मोहम्मद तुगलक ने बनाया था, दिल्ली में। और सिकंदर लोदी का मकबरा किसने बनाया था? इब्राहिम लोदी, दिल्ली में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, न है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।